Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of oscillations and waves, we will discuss about refraction of sound. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे के आज के इस लेक्चर में हम ध्वनि के अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। In the current lecture, we will discuss about refraction of sound and the examples of refraction of sound by atmosphere. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम ध्वनि का अपवर्तन तथा वायुमंडल द्वारा ध्वनि के अपवर्तन के उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सबसे पहले ध्वनि का अपवर्तन। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या ध्वनि के परावर्तन के बारे में चर्चा की थी। हियर वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और ध्वनि का अपवर्तन। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, when sound wave propagate from one medium to another, then it deviates from its original path. जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यह घटना ध्वनि का अपवर्तन कहलाती है। सो अब यहां पर एक मीडियम हमारे पास में ये है, दूसरा मीडियम ये है। अब ये जो सरफेस है ये इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहां से हमारी साउंड वेव आ रही है और क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो गया है, ये फर्स्ट मीडियम ये सेकंड मीडियम, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इस तरह से इसको आगे बढ़ना चाहिए था, पर मीडियम चेंज होने की वजह से ये किसी दूसरे पाथ में मूव करेगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। यह घटना ध्वनि का अपवर्तन कहलाती है। नाउ here we are showing a diagram in which this is a sound source. So यहां पर एक क्लॉक है, एक घड़ी है। So this is actually a sound source जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो यह एक ध्वनि स्रोत है। एंड हियर वी हैव अ लिसनर। तो यहां पर एक श्रोता है, लिसनर का हमने यहां पर उसका कान दिखा दिया है। और ये जो है दिस इज एक्चुअली अ फनल। तो यह फनल है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंस है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेंस है ये एक्चुअल में एक बलून है, एक गुब्बारा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ बैलून जो होगा वो एज ए लेंस बिहेव करेगा। सो यहां से साउंड वेव जा रही है, ये साउंड वेव इस डायरेक्शन में, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में कहीं चली जाएगी। और यहां पर हमने एक फनल रखा हुआ है और फनल से हमने लिसनर को जोड़ दिया है एक पाइप के थ्रू। तो अगर आप फनल को आगे पीछे करते हो तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर आपको साउंड मैक्सिमम सुनाई देगी। इसका मतलब वहां पर आपकी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर पहुंच गई है या वहां पर ध्वनि तरंग अपवर्तित होकर पहुंच गई है। The reflection of sound is due to the change in the speed and the wavelength of the wave. ध्वनि का अपवर्तन ध्वनि के वेग में परिवर्तन तथा ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है।
तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज होगी और उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। तो ध्वनि तरंग का वेग परिवर्तित होगा या ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होगी। तो इस परिवर्तन के कारण वास्तव में ध्वनि का अपवर्तन होता है। Here, a balloon filled with carbon dioxide works as a convex lens। तो यहां पर डायग्राम में ये जो बैलून है जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड से भर रखा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड बलून जो है या कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ जो गुब्बारा है, ये वास्तव में एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इट वर्क्स एज एन कॉन्वेक्स लेंस। Here, the velocity of sound in carbon dioxide is less than the velocity of sound in air। यहां कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि तरंग का वेग वायु में ध्वनि तरंग के वेग की तुलना में कम होता है। तो यहां पर ध्वनि के वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फिनोमिना होगा, यह ध्वनि के अपवर्तन की घटना होगी। If we move funnel, then at some point the velocity of sound become maximum, which verify that the sound wave reflect towards that point। यदि हम इस फनल को आगे पीछे करें तो हमें कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर ध्वनि तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है या जहां पर ध्वनि हमें अधिकतम सुनाई देती है, जो यह सिद्ध करता है कि इन बिंदुओं पर ध्वनि तरंग अपवर्तित होकर पहुंची है। The reflection of sound is also seen when the sound wave passes through a medium with gradually varying properties। जब ध्वनि तरंग ऐसे माध्यम में से गुजरती है जिसके गुणधर्म बहुत धीमी गति से परिवर्तित होते हैं, तो उस अवस्था में भी ध्वनि तरंग का अपवर्तन देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हमने एटमॉस्फेरिक लेयर ली है, अब एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक परत ये है और एक परत ये है। तो यहां पर हमने वायुमंडल की विभिन्न परतें दर्शाई है। अब इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, इस परत का ताप कुछ और होगा, इसका टेम्परेचर अलग, इसका टेम्परेचर अलग और इसका टेम्परेचर अलग होगा। तो क्योंकि प्रत्येक परत का ताप भिन्न भिन्न है, अर्थात यहां पर माध्यम के गुणधर्म अत्यंत धीमी गति से परिवर्तित होते हैं, इसलिए यहां पर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये ध्वनि के अपवर्तन की घटना दिखाई देगी। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो साउंड की वेलोसिटी चेंज होगी और साउंड की वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन की घटना होगी। If the difference of velocity of sound in two different media are very large, then the reflection of sound will be very small। यदि दो भिन्न माध्यमों में ध्वनि के तरंग के वेग में भिन्नता अत्यंत अधिक हो तो ध्वनि का अपवर्तन अत्यंत कम होता है। तो अगर दो मीडियम आपके पास में है और दोनों मीडियम के वेलोसिटी ऑफ साउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों माध्यमों में ध्वनि के वेग में अंतर अत्यंत अधिक है, तो उस केस में जो साउंड का रिफ्लेक्शन होगा या ध्वनि का जो अपवर्तन होगा उसका मान अत्यंत कम होगा। ड्यू टू दिस रीजन द साउंड प्रोड्यूस्ड इन वाटर can't be reached to the person standing outside it। इसी कारण से पानी में स्थित किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि इसके बाहर स्थित
व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वाटर में साउंड की वेलोसिटी एंड एयर में साउंड की वेलोसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। पानी में ध्वनि का वेग तथा वायु में ध्वनि के वेग में अंतर अत्यंत अधिक होता है। इसलिए वाटर के अंदर जो साउंड सोर्स है वो जो साउंड क्रिएट करेगा, या पानी में जो ध्वनि स्रोत है वो जो ध्वनि उत्पन्न करेगा, वह इसके बाहर स्थित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो ड्यू टू दिस रीजन द साउंड कांट बी रीच्ड फ्रॉम वन रूम टू अनदर बाय क्रॉसिंग द ग्लास वॉल सेपरेटिंग दिस। इसी प्रकार ध्वनि एक कमरे से दूसरे कमरे तक यदि दोनों कमरों को कांच द्वारा पृथक किया जाए तो नहीं पहुंच पाती है। अब यहां पर एक रूम हमारा ये है, दूसरा रूम ये है, और यहां पर एक ग्लास वॉल है, एक कांच की दीवार है। अब यहां पर कोई पर्सन है, सपोज ए है, ये कुछ बोलता है, तो क्योंकि बीच में ग्लास वॉल है, एक कांच की दीवार है, तो इसके मीडियम और इसके मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ध्वनि के वेग में अत्यंत अधिक अंतर होगा। इसलिए यहां से पर्सन बी तक साउंड वेव इस वॉल को क्रॉस करके नहीं पहुंच पाती है। तो व्यक्ति ए द्वारा बोली गई आवाज व्यक्ति बी तक, जो कि दूसरे कमरे में बैठा है, इस कांच की दीवार को पार करके नहीं पहुंच पाती है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बाय एटमॉस्फेयर। वायुमंडल द्वारा ध्वनि के अपवर्तन के उदाहरण। सो रिफ्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ताप में भिन्नता के कारण अपवर्तन। नाउ अभी हमने ड्यूरिंग डे टाइम दिन के समय का डायग्राम दिखाया है। अब दिन के समय में ये जो लेयर है, कौन सी लेयर, जो कि अर्थ के कांटेक्ट में है, ये हमारी अर्थ सरफेस, और यहां पर एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो जो लेयर, ये जो परत पृथ्वी तल के संपर्क में है, वहां पर वायु गर्म होगी, हॉट एयर होगी, और अगर एयर हॉट है या वायु गर्म है तो स्पीड ऑफ साउंड इज हाई, तो ध्वनि का वेग अधिक होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। सो यहां पर हॉट एयर थी और यहां पर कूल एयर है, तो यहां पर ध्वनि का वेग अधिक था, यहां पर ध्वनि का वेग कम है। सो हियर द स्पीड ऑफ साउंड इज लो। सो डायग्राम में भी हमने दिखाया है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हो वायु ठंडी होती जाती है। ये हमने ड्यूरिंग डे टाइम या दिन के समय के लिए दर्शाया है। और यहां पर कोई साउंड सोर्स है, कोई ध्वनि स्रोत है। नाउ हॉट एयर है, सो स्पीड ऑफ साउंड इज हाई, इट मींस दिस इज रेयर मीडियम, यह विरल माध्यम है। और ऊपर वाली जो सरफेस होगी इट इज आवर डेंसर मीडियम, यह सघन माध्यम होगा, क्योंकि वहां पर वायु ठंडी है, और वायु ठंडी है अर्थात यह सघन माध्यम है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि का वेग v equal to 331.0.6 t. Here T is the temperature on Celsius scale. यहां T सेल्सियस पैमाने पर ताप का मान है। इट मीन्स T इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ताप T है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा V की वैल्यू हमारी चेंज होती जाएगी।
तो ध्वनि का वायु में वेग के लिए फॉर्मूला हमारा ये है, since during daytime the speed of sound wave of upper part of atmosphere is lower than the speed of sound wave near the earth surface। तो चूंकि दिन के समय वायुमंडल की ऊपरी सतह में ध्वनि का वेग पृथ्वी तल के संपर्क में स्थित परत में ध्वनि के वेग की तुलना में कम होता है, so sound wave deviate towards normal and therefore they move away from the surface of earth। अब यहां से क्लियर है कि ये जो नीचे वाली लेयर है ये हमारा रेयर मीडियम है और ये ऊपर वाली लेयर डेंसर मीडियम है। तो ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो जब भी तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, तथा जब सघन से विरल माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब से परे हटती है। सो व्हेन द वेव प्रोपेगेट फ्रॉम a rarer medium to denser medium, then it deviates towards normal, and when it moves from denser to rarer medium, then it moves away from the normal। so अगर हम इसका डायग्राम शो करें अगर ये हमारा रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। अब वेव इधर से आ रही है, ये हमारा नॉर्मल या विलंब, ये कोण हम थीटा आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई ले लेते हैं, आपतन कोण थीटा आई है। तो अभी तरंग हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, ये हमने नीचे रेयर मीडियम या विरल माध्यम दिखा दिया है, अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, देन इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अभिलंब से दूर हटती है। अब यहां पर ये जो वेव है, नीचे हमने बोला है रेयर मीडियम है, ऊपर डेंसर मीडियम है, तो नीचे विरल माध्यम, ऊपर सघन माध्यम, तो वेव हमारी टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। अब ये हमारा नॉर्मल या अभिलंब, तो ये ध्वनि तरंग अभिलंब की तरफ मुड़ रही है या इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसलिए ड्यूरिंग डे टाइम हमको बहुत कम रीजन में आवाज सुनाई देगी। सो ड्यूरिंग डे टाइम साउंड कैन बी हर्ड इन अ वेरी लिटिल एरिया अराउंड एस। इसलिए दिन के समय हमें एस के चारों ओर अत्यंत कम क्षेत्र में ध्वनि सुनाई देती है। नाउ ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब नाइट टाइम फिनोमिना जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो रात के समय में अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर है, पृथ्वी की सतह के संपर्क में जो वायु है वो हमारी ठंडी होगी, कूल एयर होगी। सो स्पीड ऑफ साउंड इज लो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए पृथ्वी के सतह के निकट ध्वनि का वेग कम होगा, एंड जो लेयर ऊपर है वो हमारी गर्म होगी। तो यहां की एयर हमारी गर्म होगी, तो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर वायु गर्म है, और अगर एयर हॉट है या वायु गर्म है, देन स्पीड ऑफ साउंड इज हाई, तो यहां ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो यहां पर साउंड की स्पीड कम है, यहां पर साउंड की स्पीड ज्यादा है। इट मींस ये जो कूल एयर है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, और ये हमारा रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है। तो नीचे वाला हमारा डेंसर मीडियम, ये सघन माध्यम,
और ये विरल माध्यम, ये रेयर मीडियम। नाउ इस समय हमारी साउंड वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो इस समय ध्वनि तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, अतः यह अविलंब से दूर हटेगी। सो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यह अविलंब से दूर हटती है, इसलिए यह हमारा नॉर्मल है, फिर नॉर्मल से दूर जा रही है। सिस्टर से आएगी, इसका मतलब यहां पर आपको सुनाई देगा। तो नाइट टाइम पे हमको ज्यादा ड्यूरेशन तक या ज्यादा रेंज तक सुनाई देता है, जबकि डे टाइम में हमको कम रीजन तक सुनाई देगा। ड्यूरिंग नाइट टाइम द स्पीड ऑफ साउंड वेव of upper part of atmosphere is higher than the speed of sound wave near the surface of earth. रात के समय ध्वनि का वेग वायुमंडल के ऊपरी सतह में पृथ्वी के समीप स्थित सतह की तुलना में अधिक होता है। तो वायु का वेग यहां पर ज्यादा है, मतलब हाइट पर ज्यादा है, और अर्थ के कांटेक्ट में जो लेयर है, पृथ्वी के संपर्क में जो परत है, वहां पर कम है। और ये हमने यहां पर डायग्राम से भी शो किया है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तापमान बढ़ता है, तो ये हमारी हॉट एयर और ये कूल एयर। सो साउंड वेव डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड देयरफॉर दे मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए ध्वनि तरंग अविलंब की ओर विक्षेपित होती है तथा इसीलिए वह पृथ्वी की सतह की ओर गति करती है, तो वापस अर्थ की सरफेस की तरफ बेंड हो जाएगी। Hence, during night time, sound can be heard in large area around us. इसलिए रात के समय ध्वनि स्रोत S के चारों ओर अधिक क्षेत्र तक हमें ध्वनि सुनाई देती है। Now, refraction of sound due to difference of velocity of air. वायु की वेग में भिन्नता के कारण ध्वनि का अपवर्तन। Now, if wind and sound is moving in same direction, यदि वायु तथा ध्वनि तरंग दोनों एक ही दिशा में या समान दिशा में प्रवाहित होती है, तो विंड जिस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है, वायु जिस दिशा में गति कर रही है, उसी डायरेक्शन में हमारी साउंड वेव मूव कर रही है, उसी दिशा में ध्वनि तरंग गति कर रही है। नाउ ये हमारा डायग्राम, ये सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पर एक साउंड सोर्स है और इधर हमारा ऑब्जर्वर है। If wind is blowing in the direction of sound wave, then velocity of sound and wind will be added together. यदि वायु जिस दिशा में आगे बढ़ती है उसी दिशा में ध्वनि तरंग गति करती है, तो उस अवस्था में ध्वनि का वेग तथा वायु का वेग दोनों जुड़ जाएंगे। बट वेलोसिटी ऑफ विंड नियर द सरफेस इज मिनिमम, परंतु पृथ्वी के समीप वायु का वेग न्यूनतम होता है। एंड एज वी मूव अपर साइड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं इसका वेग बढ़ता है। सो विंड की वेलोसिटी अर्थ के कांटेक्ट में मिनिमम होगी, और जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाओगे विंड की वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो नीचे की तरफ वायु का वेग न्यूनतम, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु का वेग बढ़ता जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम विंड की स्पीड और साउंड की स्पीड जोड़े तो नीचे की तरफ स्पीड कम होगी और ऊपर की तरफ स्पीड ज्यादा होगी।
तो यहां पर स्पीड कम है, यहां पर स्पीड ज्यादा है। सो द अपर वेव फ्रंट विल मूव फास्टर देन द लोअर वेव फ्रंट। इसलिए ऊपरी तरंगाग्र नीचे वाले तरंगाग्र की तुलना में अधिक तेजी से गति करता है, एंड देयरफॉर वेव फ्रंट बेंड टुवर्ड्स द लोअर साइड। इसलिए तरंगाग्र नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो हमारा वेव फ्रंट जो हमने ये दिखाया है, वेव फ्रंट हमारा इस साइड में बेंड हो रहा है, इसका मतलब ये हमारी वेव इस साइड में बेंड हो जाएगी, क्योंकि वेव फ्रंट एंड वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तरंगाग्र तथा तरंग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो क्योंकि वेव फ्रंट नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, इसलिए वेव भी हमारी नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये जो साउंड सोर्स है, इसने जो भी साउंड प्रोड्यूस की थी, इस ध्वनि स्रोत ने जो भी ध्वनि उत्पन्न की थी, वो यहां पर जो ऑब्जर्वर है या प्रेक्षक है वहां तक पहुंच जाएगी। Since sound is moving perpendicular to the wave front, so it is also bent towards the lower side and can be heard easily to the observer at O। चूंकि ध्वनि तरंगाग्र के लंबवत गति कर रही है, इसलिए यह नीचे की ओर मुड़ जाएगी तथा बिंदु O पर स्थित प्रेक्षक तक यह आसानी से पहुंच जाएगी। तो जो पॉइंट O पर ऑब्जर्वर है उसको इजीली साउंड सुनाई देगी, यह आसानी से ध्वनि सुनाई देगी। नाउ इफ विंड एंड साउंड इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि ध्वनि तथा वायु विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि इस केस में दोनों की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, दोनों का वेग घट जाएगा। अब यहां पर वेलोसिटी की अगर बात करें तो एयर की स्पीड मिनिमम थी और यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहां पर स्पीड हाई होगी और यहां पर स्पीड लो होगी। सो ऊपर स्पीड हमारी लो है और नीचे हाई है। सो वेव फ्रंट हमारा ऊपर की तरफ बेंड होगा और वेव फ्रंट ऊपर बेंड हो रहा है, इसका मतलब ये जो वेव है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। इसलिए यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। इफ विंड एंड साउंड आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन O can't be heard the sound of S। यदि वायु तथा ध्वनि विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो O पर स्थित प्रेक्षक को S द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। नाउ साइलेंट जोन या नीरवता का क्षेत्र, इट इज द जोन वेयर साउंड कैन नॉट बी हर्ड। यह वह क्षेत्र है जहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है। दिस हैपेंड इन मेनी केसेस व्हेन एक्सप्लोजन इज डन, देन साउंड कैन बी हर्ड नियर द एक्सप्लोजन एरिया एंड वेरी फार फ्रॉम द एक्सप्लोजन एरिया, बट नॉट बिटवीन दीज टू। यह घटना कई उदाहरणों में दिखाई देती है। जब विस्फोट होता है तो ध्वनि बहुत पास वाले क्षेत्र में हमें सुनाई देती है तथा अत्यंत दूर स्थित क्षेत्र में भी सुनाई देती है, परंतु बीच वाले क्षेत्र में ध्वनि सुनाई नहीं देती है। सी हमारा डायग्राम, यहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है तो आपको यहां पर आवाज सुनाई देगी और यहां पर भी सुनाई देगी, पर इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है यहां पर हमको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। सो दिस इज आवर साइलेंट जोन, यह नीरवता का क्षेत्र है। बिकॉज
the temperature of atmospheric layer decreases from 0 to 17 kilometer above the surface and then again increases, क्योंकि वायुमंडलीय परत का ताप पृथ्वी तल से 0 से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक घटता है, उसके पश्चात पुनः बढ़ता है। सो ये हमारा 0 किलोमीटर और ये हमारा 17 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक जाओगे तो एटमॉस्फेरिक लेयर का टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा, और अगर इसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हमारा हॉट एयर, यहां पर कूल एयर, और 17 किलोमीटर से ऊपर वापस टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए वापस ये हमारी हॉट एयर। तो ये वापस हॉट एयर। सो ये हमारा रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, और ये वापस रेयर मीडियम। तो आपकी साउंड वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, और ये हमारा नॉर्मल या अभिलंब, तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। एंड ये हमारा बीच में वापस सेपरेशन आ गया, ये कूल एयर, ये हॉट एयर। तो ये हमारा डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, तो ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। तो ऊपर की तरफ वायु सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, इसलिए नॉर्मल से दूर हटेगी, तो इस साइड में बैंड होती है, और ऊपर जाकर यहां पर ये क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और वापस ये वेव नीचे की तरफ आ जाएगी इस साइड से। So when the sound wave of an explosion move in upward direction, then from 0 to 17 kilometer it moves from rarer to denser medium, so they bend towards the normal. तो जब विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि तरंग ऊपर की ओर जाती है तो 0 से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करती है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ती है। After 17 kilometer, the sound wave move from denser to rarer medium and hence they bend away from the normal. 17 किलोमीटर से ऊपर जब ध्वनि तरंग गति करती है तो वह सघन से विरल माध्यम में गति करती है, इसलिए अभिलंब से दूर हटती है। Finally, they totally internally reflected and come down towards the surface of earth. अंत में वह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है तथा पुनः पृथ्वी तल की ओर मुड़ जाती है। तो हो क्या रहा है इसमें, ये 0, ये 17 किलोमीटर से यहां पर हॉट एयर, इधर कूल एयर, क्योंकि 0 से 17 किलोमीटर तक जाओगे तो वायु हमारी ठंडी होती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और इसके ऊपर वापस हॉट एयर। तो ये हमारा रेयर मीडियम, विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, और ये वापस विरल माध्यम, ये रेयर मीडियम। तो यहां पर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ साउंड जा रही है, तो ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसके ऊपर डेंसर से रेयर या सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और वापस अर्थ की तरफ आ जाएगी। तो ये जो बीच वाला एरिया है, यहां पर हमको आवाज सुनाई नहीं देगी, यहां पर भी सुनाई देगी और यहां पर भी सुनाई देगी। सो दिस रीजन इज नोन एज साइलेंट जोन। यह साइलेंट जोन या नीरवता का क्षेत्र कहलाता है। सो हियर वी एंड आवर सेशन। सो गुड बाय।